हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन सीटेट 2022 से संबंधित होने वाला है। तो सीटेट 2022 को अगर आप अच्छे ढंग से एक बार में ही क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। यह एमसीक्यूज के माध्यम से दोस्तों आपकी 100% तैयारी इस चैनल के माध्यम से सिक्योर किया जाएगा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से आपको समय से वीडियोस मिलेंगे, डेली वीडियोस मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों एक लाइक आप जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों एमसीक्यूज के माध्यम से आज हम लोग शुरुआत करेंगे पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, दो सेक्शन अगर देखा जाए तो पहला सेक्शन है सीडीपी और मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा ये सीडीपी का अलग से आपको कोर्स कराया जा रहा है, स्पेशल कोर्स कराया जा रहा है। और दूसरा आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसको भी एमसीक्यूज के माध्यम से मैं पूरा कराऊंगा। तो आप लोग इन्वायरमेंट स्टडीज एंड पैडागोगिक से संबंधित अगर अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। और आज का जो हमारा चैप्टर होगा जिससे संबंधित एमसीक्यूज हम लोग सोल्व करेंगे वह होगा दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत यानी पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित जो विभिन्न प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे, जो कि सीटेट 2022 क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगा। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। सब्जेक्ट दिए हुए हैं भूगोल का, स्वास्थ्य और पोषण, और तीसरा है जीव विज्ञान। तो नेचुरल है कि पर्यावरण अध्ययन आप करते हैं तो इसके अंतर्गत विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए, भूगोल, स्वास्थ्य एवं पोषण और जीव विज्ञान सभी का। तो सही उत्तर आपके लिए क्या हो जाएगा, चौथा। हम लोग जो है ना तेजी के साथ करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग 60 प्रश्न हम लोग जो है ना आज कवर करेंगे, 60 से ज्यादा। तो जो 60 से ज्यादा एमसीक्यूज अगर हम लोग क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो का लेंथ हमारा बढ़ेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जैसा कि एज यूजुअल हम लोग 30 मिनट में पूरा का पूरा वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो तेजी के साथ हम लोग जो है ना एक एक प्रश्न को सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है, तो पहला कथन है पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सही कथन चूज करना है, सत्य नहीं है, यानी यहाँ इसमें गलत चूज करना है। तो नेचुरल है कि पहला है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से सिर्फ जल मंडल का, यही गलत हो गया। यही हमारा दोस्तों सही उत्तर भी हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1। और बाकी जो ऑप्शंस पढ़ेंगे तो पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक स्कूल से होती है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। तो दोस्तों नंबर 2 भी सही है, दूसरा तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। इस तरीके से हमारा जो गलत उत्तर हमको चूज करना था वो नंबर 1 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड थर्ड प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। तो मैं सिर्फ उत्तर की चर्चा करूंगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4, यानी उपयुक्त में से सभी। पहला कथन है विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिक्षेत्र में होना चाहिए, दूसरा है भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, तीसरा है पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो शिक्षण प्रणाली है उसके अंतर्गत इन तीनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सही उत्तर है नंबर 1, यानी बालक के भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा।
तो नंबर 1 दोस्तों आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अन्य ऑप्शंस को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर ऑप्शन सभी मैं पढ़ूंगा तो बहुत काफी लंबा वीडियो बन जाएगा ना। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है? तो ये आयु वर्ग कौन सा हो दोस्तों होता है? तो 5 वर्ष से जो 7 वर्ष का आयु होता है, इसमें यह पाई जाती है कि जिज्ञासा अधिक होता है, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो उसके अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अगर देखा जाए तो कम होती है। ठीक है ना, नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे? दोस्तों यहाँ पे गलत जवाब आपको चूज करना है। तो अगर चारों ऑप्शंस को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें जो गलत है वह नंबर 2 है, यानी विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधों की कटाई करना। तो यह तो दोस्तों हर एक स्थिति में आपका गलत है, नहीं? और यहाँ पे गलत ही आपको चूज करना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? दोस्तों तीसरी कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं तो उनको किस तरीके से पर्यावरण की शिक्षा दिया जाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। तीसरा क्या है दोस्तों? बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों को संलिप्त रहना। इस तरीके से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर होगा वह नंबर 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी दो कथन दिए गए हैं, कथन ए, कथन बी। पहला कथन है, पर्यावरण मनुष्य के जीवन और उसकी क्रियाओं को प्रभाव डालता है। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर में ही पढ़ाया जाना चाहिए। और ऑप्शन इसमें से दिया है, एक में दिया है केवल एक, दो में दिया है केवल बी, तीन में दिया एक और ए और बी दोनों, और चार में दिया है न एक न बी दोनों, यानी चौथा में न एक सही है न दूसरा सही है। तो इसका पर्टिकुलर प्रश्न अगर देखा जाए तो इसमें दोनों कथन आपके लिए बिल्कुल ही करेक्ट है। तो सही उत्तर, सही कूट हो जाएगा आपका 3rd नंबर, यानी सही उत्तर आपके लिए क्या हो गया दोस्तों? तीसरा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। दूसरा कथन है, पर्यावरण संबंधित अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल में ही प्रारंभ कर देना चाहिए। और तीसरा कथन है, पर्यावरण समस्याओं की जटिलता के समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है? अगर देखा जाए तो इसका तीनों कथन आपके लिए बिल्कुल ही सही है, यानी नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वानिकी से संबंधित है? यानी तीन जो है ना दिए गए हैं, उसमें से उसके बाद 4 कूट दिए गए हैं। तो वानिकी वनों का प्रबंधन है, वानिकी वनों का संरक्षण है, वानिकी एक वैश्विक क्रिया है। 3 कथन है, तीनों में से जो आपको सही चूज करना है ए, बी और सी। तो सही उत्तर आपका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा हो जाएगा, यानी तीनों कथन आपके सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2, यानी बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास, ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाया जाए। तो दूसरा जो आपका कथन है वह बिल्कुल ही सही है। तो दूसरा कथन हो जाएगा। मैं पूरे ऑप्शन, चारों ऑप्शन को दोस्तों बहुत नहीं
पढ़ पा रहा हूँ। जो छोटे प्रश्न है, जो आसान प्रश्न है, उनको मैं जल्दी से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा हूँ। 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक अवधारणा नहीं है? तो इसमें गलत चूज करना है। तो अगर चारों कथन को आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से जो गलत है वह है तीसरा। यानी देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा। अगर देखा जाए तो यह कथन आपके लिए गलत है। तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा, 12 नंबर का तीसरा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल क्यों करना जरूरी है? अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर चौथा हो जाएगा। ऑप्शन के लिहाज से बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सबसे बेहतरीन आंसर जो होगा वह होगा नंबर 4। पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है, इसका आधार क्या है? तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न को अगर देखा जाए तो इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यक्रमों के माध्यम से संबंध जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3। नंबर 3 अप्रोप्रिएट उत्तर है 14 नंबर प्रश्न का। 15 देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बालक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है और यह है विज्ञान शिक्षण का, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो एकीकृत, इंटीग्रेटेड फॉर्म कहते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तीसरा, यानी शिक्षण का एकीकृत उपागम कहा जाता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। बी है, पर्यावरण वर्तमान समय में यह अनिवार्य हो गया कि पर्यावरण को पोषण और संरक्षण किया जाए। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं 16 नंबर प्रश्न के, उसमें यह दोनों सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। यानी ए भी हमारा सही है और बी भी सही है। इस तरीके का ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है। यानी ए और बी दोनों सही है, तो तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर भी कुछ कथन दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के विषय में इसमें कथन सही कौन सा है? तो 17 नंबर में अगर देखा जाए तो पहला कथन है, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित होना चाहिए। बी है, पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना चाहिए। और सी है, मानवीय विकास के लिए शांतिपूर्वक माहौल तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पहला न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पहला भी कथन आपका सही है, दूसरा भी कथन सही है और तीसरा भी कथन सही है। इस तरीके से जो आपका कूट जो आपका होगा सही उत्तर के रूप में, वह होगा आपका चौथा, यानी ए बी और सी सही है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा नंबर 4। 18 देखते हैं। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा कथन सही है? एकीकृत पर्यावरण के अध्ययन के लिए कौन सा विषय सही है? तो पहला है, इसमें अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों को सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। पहला, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, एकीकृत उपागम व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देता है, यह भी सही है। तीसरा है, यह उपागम छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए उपयोगी है, यह भी सही है। तो सही कूट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा हो जाएगा, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? ए में दिया हुआ है
जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, बिल्कुल सही। दूसरा है व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, बिल्कुल सही है। और तीसरा है विषयों की समन्वित इकाई के सिद्धांत पर, यह भी सही है। तो सही कूट किस कौन सा होगा? तो ए भी सही है, बी और सी भी सही है। सही कूट हो जाएगा आपका चौथा, यानी चौथा, ए बी सी तीनों सही है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? पहला कथन है विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में। दूसरा है पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप व्यवस्थित करने में। तीसरा है मंदबुद्धि एवं पिछड़े छात्रों के अधिगम को बढ़ाने में। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो सही उत्तर के रूप में आपका 4 चूज करना होगा, क्योंकि ऑल ऑफ एबव, चौथा जो ऑप्शन है, उपयुक्त सभी सही है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? तो कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? तो आपको प्रश्न से ही पता चल रहा होगा, पर्यावरण अध्ययन की विभिन्न शाखाओं को एक साथ। तो सही उत्तर हो जाएगा एकीकृत उपागम। तीसरा आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है वह छात्रों की अवलोकन और संग्रह करने की आदत डालना। तो तीसरा जो आपका इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी सही उत्तर क्या हो गया? नंबर थर्ड ऑप्शन। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक या शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम का प्रयोग करते हैं। वे निम्नलिखित में से क्या करेंगे? यानी जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा कार्य उस शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा? तो सही उत्तर के रूप में अगर मैं बताऊं तो भूगोल, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग न पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया दोस्तों? दूसरा हो गया, यानी सही आंसर आपका है नंबर 2। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 24। प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, कौन कौन से? तो पहला ऑप्शन है ज्ञान और बोध अनुप्रयोग। दूसरा है कौशल रुचियां अभिवृत्तियां। तीसरा है योग्यताएं प्रशंसाएं अवकाश काल का सदुपयोग। और चौथा है नन ऑफ दीज। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का 3 जो उद्देश्य है उसमें होता है ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1। नंबर 1 आपके लिए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25। 25 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध विज्ञान शिक्षण और प्रकृति के निदेशक तत्व में से है? तो पहला है दोस्तों, पाठ्यचर्या में ऐसे विषय ऐसे प्रयास शामिल होने चाहिए जिनका जुड़ाव दैनिक जीवन से अनुभव से हो। बिल्कुल सही है। दूसरा है विज्ञान शिक्षण को कुछ खास मूल्यों के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए, यह भी सही है। तीसरा है सी, विज्ञान पाठचर्या को प्रक्रियाओं पर ज्यादा जोर देना चाहिए, यह भी सही है। इस तरीके से आपका ए, बी और सी कूट, सही कूट आपका क्या हो गया? चौथा, यानी ए, बी, सी तीनों कथन आपके सही है पर्टिकुलर प्रश्न के। चलिए 26 देखते हैं। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य चूज करना है। ये कथन है वर्ष 1977 में ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रिव्यू समिति का गठन किया गया था, पहला कथन। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई। और तीसरा है एनसीएफ वर्ष 98 में आई। इसमें आपको क्या चूज करना है? सही चूज करना है। तो अगर देखा जाए तो 1977 ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में रिव्यू समिति, यह बिल्कुल सही है। बी अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, यह भी सही है। लेकिन एनसीएफ यह आपका तीसरा गलत है। तो आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1। नंबर 1 ए सही है, बी सही है, तीसरा गलत है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं।
27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? तो इसको थोड़ा सा नहीं वाले प्रश्न को ध्यान से आपको देखना चाहिए। तो इसमें विशेषता कौन सा नहीं है यह पूछा गया है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है। यानी आपके लिए सही उत्तर हो गया दोस्तों तीसरा। ठीक है ना, तीसरा यानी सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है, सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है, जबकि सही तब होता जब यह बल देता। ठीक है ना, चलिए 28 देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं जो है से रूबरू कराना है। तो किसके अंतर्गत? तो अगर देखा जाए तो प्राकृतिक एवं सामाजिक, यानी नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए 29 देख लेते हैं। 29 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? तो पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है, एक नंबर में दिया है, बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना। दूसरा है बच्चों को उनके परिवेश के महत्व को समझाना। और तीसरा है पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना। दोस्तों पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथा, यानी उपयुक्त में से सभी। यानी चौथा जो है ना आपका जवाब सही है, चौथा, चौथा उत्तर बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है ताकि। सही उत्तर है आपका नंबर वन, यानी वे सही अर्थ में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और संधारणीय विकास उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सके। तो सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा नंबर वन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दोस्तों समय अभाव के कारण मैं चारों ऑप्शन बहुत सारा प्रश्न का नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश है कि हम लोग जो है ना जो आसान प्रश्न है उनको तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए और विद इन ए टाइम फ्रेम हम लोग जो है ना वीडियो को बनाने में सफलता हासिल करें। चलिए 31 का देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा में संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में इन पाठ्यक्रम से पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? तो जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, यानी सही उत्तर आपका उपयुक्त में से सभी, यानी चौथा जवाब आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए 32 देखते हैं। इसमें कुछ समिति मिलाने के लिए दी है, कोठारी कमिटी, कोठारी आयोग, बेसिक शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा। तो इसमें आपको चूज करना है। तो देखा जाए कोठारी आयोग के लिए जो है ना, तो कोठारी आयोग 1964 का है। बेसिक शिक्षा देखा जाए तो 1934 का है। और पर्यावरणीय शिक्षा देखा जाए तो आपको पर्यावरणीय शिक्षा देखा जाए तो यह आपके लिए हो जाएगा थर्ड, थर्ड नहीं फर्स्ट। ठीक है ना, फर्स्ट। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फोर। ठीक है ना, तो चौथा का सही उत्तर हो जाएगा आपका फोर ऑप्शन। चलिए 33 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम के लिए सहयोग करती है? यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक और यूनेप। 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो यूनेस्को भी करती है, यूनिसेफ भी करती है, विश्व बैंक भी करता है और यूनेप भी करता है। इस तरीके से ए, बी और सी और डी चारों ऑप्शन सही है, तो आप हमारा सही उत्तर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए 34 को देखते हैं। 34 प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और ए और बी कथन है। ए है पर्यावरण उन्मुखी योजना वर्ष 1988 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा कथन राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य देश में प्रत्येक जिले में इको क्लब की स्थापना करना है। इस तरीके से देखा जाए दोस्तों पहला भी कथन बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नंबर थर्ड, यानी कथन एक भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 35। 35 में पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या किन बातों पर आधारित होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4। पहला है पर्यावरण के विषय में अधिगम, बिल्कुल सही है।
पर्यावरण द्वारा अधिगम, यह भी सही है। पर्यावरण के लिए अधिगम, यह भी सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी उपयुक्त में से सभी जवाब आपके बिल्कुल ही सही है। चलिए 36 देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट टिकट का एक नया नमूना दिखाना, इसको क्या डिनोट करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? यह नहीं है, चूज करना है। तो ध्यान पूर्वक इसको देखना होगा और इसका सही जवाब होगा बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। दोस्तों सही उत्तर आपका नंबर 1 ही होगा। नंबर 1 बोझ डालना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना, चलिए अगला है 38 देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? यानी इसमें सही चूज करना है। तो पर्यावरण पढ़ाने का सही उद्देश्य है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 2, यानी बच्चों में बाहरी दुनिया से उनका समायोजन करना। 39 देखते हैं। 39 है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यानी जो उद्देश्य नहीं है उसको आपको चूज करना है। तो दोस्तों बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है। ठीक है ना, चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। यानी अगर कथा कहानी का आप प्रयोग करते हैं पर्यावरण को पढ़ाने में तो क्या आप उपयोगी होगा? तो दोस्तों स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्राकृतिक खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना, यानी सही उत्तर आपका हो जाएगा नंबर 2। यानी बच्चों में कल्पनाशीलता और देखा जाए तो प्राकृतिक खोज करने के प्रति उनकी योग्यता को बढ़ावा देना इसका आशय है। तो नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 41 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चों के प्रति सही जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता है? दोस्तों इसमें जो इसको फुलफिल नहीं करता है वही आपको चूज करना है। तो देखा जाए तो यह भय पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। तो दूसरा आपके लिए 41 का दूसरा आपके लिए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना उद्देश्य होना चाहिए। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया? चौथा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए 43 प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसमें दोस्तों नहीं, आपको जो गलत है उसको चूज करना है। तो गलत क्या है? नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। दोस्तों आप लोग को वीडियो तेज गति से प्रोवाइड कराने के लिए मैं चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ। प्रश्न और उत्तर जो है उसी को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। कुछ प्रश्न के सभी जो जरूरी हैं उनके सभी चारों ऑप्शंस मैं पढ़ने का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? कौन सा अनुरूप नहीं है? तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए। तो दूसरा जो है आपका जवाब बिल्कुल सही है प्रश्न के अनुसार। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है?
तो इसका सही उत्तर होगा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। तीसरा आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा 46 प्रश्न देख लेते हैं। 46 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य क्या होता है? करके देखो का क्या उद्देश्य होता है? तो दोस्तों इसका सही होगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, यानी आप करके सीखो। यह बिल्कुल सही जवाब होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव प्राप्त करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत रूप से आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि सही उत्तर हो यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। सही उत्तर आपके लिए क्या हो जाएगा? नंबर 4। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 48, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस ईवीएस पाठचर्या में क्या होना चाहिए? ईवीएस पाठचर्या में क्या होना चाहिए? तो इसमें अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना शामिल किया जाना चाहिए। तो सही उत्तर हो गया दोस्तों दूसरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 49, 49 प्रश्न क्या कहता है? 49 प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो 49 प्रश्न का सही उत्तर होगा कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता प्रदान करना होना चाहिए। सही उत्तर आपका तीसरा ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियों को सम्मिलित करने का कारण क्या है? इसका कारण होता है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। तो सही उत्तर आपका दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 51, 51 है, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में क्या होता है? यानी ईवीएस का संक्षेप में क्या कहा जाता है? एनवायरमेंटल स्टडीज कहा जाता है। एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है ना। तो चौथा आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही उत्तर। ठीक है ना। चलिए 52 देखते हैं। 52 प्रश्न है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्षर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके इस द्वारा इस प्रकार के उद्देश्य का सुधार करना है, यानी कौन सा उद्देश्य सुधार होगा? तो देखा जाए तो चिंतन कौशल में सुधार होगा। चिंतन कौशल में आंचल के सुधार होगा, यानी तीसरा जो है आपका प्रश्न बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए 53 देखते हैं। 53 है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, क्या सुझाव हो सकता है? सुझाव ये हो सकता है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी नंबर 1 जो है सही उत्तर होगा। ठीक है ना। चलिए 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। सही उत्तर आपका क्या हो गया? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए 55 को देखते हैं। 55 प्रश्न है,
राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसी 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? जो कॉज दिया गया, क्या कॉज था? तो कॉज है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो सही उत्तर आपके लिए क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रश्न का? नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालना किया जाना है। इसमें इसे छोड़कर, किसको छोड़ करके? 56 को देखा जाए तो 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। उसके बाद कूट है, तो देख लेते हैं। मूर्त से अमूर्त, बी में है सरल से कठिन, सी में स्थानीय से वैश्विक और डी में अमूर्त से मूर्त। ऑप्शन दिया गया है, एक में केवल बी, दूसरा में केवल डी, तीसरा में ए और बी दोनों, और चौथा में बी और सी। तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो सही है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए सामान्य उपागम का अनुपालना किया जाता है। इसे किसको छोड़ करके? तो केवल अमूर्त से मूर्त, यानी केवल डी। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका सही उत्तर हो गया दूसरा। चलिए 57 देख लेते हैं। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कौशल सही नहीं है? जो गलत है उसी को चूज करना है। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न में पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन और निर्धारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्धारण, यानी नंबर 2 वाला कथन आपका सही उत्तर हो जाएगा, यही गलत है। चलिए 58 देख लेते हैं। 58 है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? यानी जो उद्देश्य नहीं है उसी को आपको चूज करना है। तो पहला है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। दोस्तों यही आपका सही जवाब हो जाए, गलत चूज करना है तो यही आपके लिए गलत है, क्योंकि यहाँ रटकर शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी पहला ही आपका सही उत्तर है। ठीक है ना? चलिए अगला हम लोग जो है ना 59 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। यानी पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वह किसका समर्थन नहीं करती है? तो बच्चे कम गलतियां करें, यानी नंबर 1 आपका ऑप्शन है, बच्चे कम गलतियां करें। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का समर्थन नहीं करती है। तो बच्चे की गलतियां इसमें बिल्कुल ही गलत जवाब है इसका। ठीक है ना? तो यही आपका सही उत्तर है। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेकर के आ चुका हूँ। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ के सिवाय निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। वांछनीय अभ्यास है, तो पहला जो है ना देखा जाए इसका सही उत्तर, तो सही उत्तर है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो तीसरा जो है प्रश्न का सही जवाब है, प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? क्या विषय वस्तु है? तो विषय वस्तु है भोजन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1। चूंकि 2005 का है तो आपको याद रखना चाहिए, उस समय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो तैयार की गई थी उसके अनुसार पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु थीम रखी गई थी दोस्तों, वह भोजन रखी गई थी। चलिए आज का सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग के लिए। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? यानी जो एक कारण है वह कौन सा है दोस्तों? तो वह कारण है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों
को सहायता प्रदान करना। इस तरीके से सही उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा। दोस्तों इस तरीके से आज का सेशन हम लोग जो है ना यहीं पे समाप्त करेंगे। यहीं पे यह सेशन आपका समाप्त होता है। आज इस सेशन का जो है ना हमारा पर्यावरण पेडागोगी से संबंधित आज का यह क्लास नंबर 1 ही था। तो आप लोग जो है ना प्रश्न को देखिए। वीडियो का लेंथ कम करने के लिए बहुत सारे प्रश्न का एक्सप्लेनेशन तेज गति से किया गया है। पर्यावरणीय अध्ययन टॉपिक का नाम था, और जो हमारा यह पेडागोगी है वह है दोस्तों, ध्यान देंगे, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र। यानी इससे संबंधित जो है बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे प्रश्न में कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग जो है ना इससे संबंधित आज क्लास प्रथम आप लोग के लिए लेकर के मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी आई। तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नेचुरल है कि जिस लोगों के पास भी वीडियो पहुंचे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे वह सीडीपी का क्लास हो, सीडीपी में क्लास नंबर अगर देखा जाए तो 5 क्लास मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी हमारे चैनल जो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी है उसके ऊपर। आज हम लोग जो है ईवीएस का क्लास जो है ना अगर देखा जाए तो प्रथम क्लास हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है। और हमारा उद्देश्य है दोस्तों टोटल सीडीपी और ईवीएस को कंप्लीट करना। तो अगर आप लोग हमारा साथ देंगे, मार्गदर्शन एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो निश्चित रूप से विद इन ए टाइम फ्रेम आप लोग के लिए जो सी टेट का एक आप लोग के लिए अभियान शुरू किया गया है, तो आप लोग बेफिक्र होकर के हमारे चैनल के साथ जुड़िए। सी टेट 2022 से संबंधित दो जो सब्जेक्ट है सीडीपी और ईडीएस, दोनों को जो है ना मैं आपको एमसीक्यूज के माध्यम से टोटल प्रश्न मैं करवा दूंगा, और आप अपने चयन में सुगमता अनुभव करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। और कल जो है ना निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़ेंगे। और कल जो है ना हम लोग सीडीपी का टॉपिक नंबर अगर बात करूं तो हम लोग छठा सेशन लेकर के सीडीपी का कल आप लोग के बीच आऊंगा। और निश्चित रूप से आप हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।